साथियों नमस्कार, जय हिंद। साथियों आज हम फ्रांस की क्रांति के बारे में संक्षेप में चर्चा करेंगे। फ्रांस की क्रांति एक ऐसी क्रांति है जिसने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात की। समाज में आगड़े पिछड़े की बराबरी करने के लिए एक प्रयास किया। सन 1789 में होने वाली फ्रांस की क्रांति विश्व की उन महानतम घटनाओं में से एक है जिसके फलस्वरूप संपूर्ण विश्व में लोगों का चिंतन का स्तर बदल गया। लोग इस बात को मानने लगे कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व में कितनी ताकत है। सामाजिक रूप से क्रांति से पहले फ्रांस का समाज मुख्य रूप से दो वर्गों में विभाजित था। दो वर्ग जिसमें पहले उच्च वर्ग थे और दूसरे निम्न वर्ग। उच्च वर्ग में चर्च के पादरी और कुलीन लोगों का समावेश था, जबकि निम्न वर्ग में मध्यम वर्ग के लोग, किसान और मजदूर सम्मिलित थे। मेरे कहने का तात्पर्य ये है, एक तरफ चर्च के पुजारी, चर्च के पादरी अपना प्रभुत्व जमाए हुए थे, दूसरी तरफ सामंतवाद, जहाँ जमीन लेकर के किसानों का शोषण किया जाता था, वे लोग तैयार थे। इन लोगों को उच्च वर्ग में रखा गया और जो सबसे कमज़ोर, सबसे गरीब, सबसे शोषित, सबसे पीड़ित किसान और मजदूर थे, उन्हें निम्न वर्ग में रखा गया। फ्रांस के किसानों की दशा के बारे में यह कहावत बहुत ही प्रसिद्ध रही है कि फ्रांस में राष्ट्र की रक्षा के लिए कुलीन सामंत लड़ते हैं और बड़े पादरी उनकी विजय के लिए प्रार्थना करते हैं, और इस सब का आर्थिक बोझ किसान उठाते हैं, अन्नदाता उठाते हैं। लुई 16वें के शासनकाल के दौरान सन 1789 में फ्रांस की क्रांति आरंभ हुई। फ्रस्टियर ने तो यहाँ तक कह दिया कि मेरा अनुमान है इस समय यूरोप एक भयंकर क्रांति के कगार पर खड़ा हुआ है। इसकी दशा एक ऐसे बिगड़े हुए फोड़े की तरह है जिसमें रक्त का संचार होना अनिवार्य हो गया है। अनेक राजनीतिक कारक थे जिन्होंने फ्रांस की क्रांति को उग्र रूप धारण करवाया। सामाजिक कारक थे। चर्च द्वारा फ्रांस की जनता पर टाइथ नामक कर वसूल किया जाने लगा, यहाँ तक कि नमक पर भी टैक्स देना पड़ता था। धार्मिक कारक, आर्थिक कारक, वैचारिक कारक भी बहुत ज़्यादा प्रभावित किए फ्रांस की क्रांति के लिए। फ्रांस की क्रांति की अगर हम घटनाक्रम पर बात करें तो प्रथम सदन कुलीन और सामंत लोगों का था, द्वितीय सदन बिशप और पादरी लोग थे, तृतीय सदन जागरूक नागरिक थे। यानी प्रथम सदन में कुलीन लोग जो अत्यधिक धनी हैं उनका समावेश था, और सामंतों का समावेश था जो जमीनों पर अधिकार जमा करके अपना कार्य करते थे, किसानों से उगाही करते थे, वसूली किया करते थे। ये लोग प्रथम सदन के अंतर्गत आते थे। द्वितीय सदन के अंतर्गत चर्च, यानी हमारे जैसे मंदिर के पुजारी होते हैं वैसे चर्च के पादरी होते हैं। चर्च के पादरी और बिशप द्वितीय सदन में आते हैं, और तृतीय सदन में पढ़े लिखे ग्रेजुएट जागरूक नागरिक आते थे। ये तीन सदन थी। पहला सदन और दूसरा सदन सबसे ज़्यादा प्रभावी रहता था। तृतीय सदन में बातें मनवाई जा सकती थी, लेकिन अंत में तृतीय सदन वालों ने ये कहा कि हमारी संख्या में कमी है, हमें और भी ज़्यादा लोग चाहिए जो प्रथम सदन और द्वितीय सदन से लोहा ले सकें। प्रथम सदन और द्वितीय सदन में ये बात थी कि प्रथम सदन और द्वितीय सदन की संख्या ज़्यादा है, तो तृतीय सदन वालों ने मांग की कि हमारी संख्या को भी बढ़ाया जाए जिससे वोटिंग सिस्टम में बहुमत हमारा आए। तो सबसे पहली जो घटना हुई फ्रांस की क्रांति में वो थी बास्टील जेल का पतन। यानी लुई 16वें के शासनकाल में एक ऐसी जेल कारखाना बना दी गई थी जिसमें जो क्रांतिकारी थे, जो देश के लिए कुछ बातें करते थे, जो सरकार को क्रिटिसाइज करते थे, उनको बास्टील के जेल में डाल दिया गया। अंत में क्रांतिकारियों ने यह योजना बनाई, हम बास्टील जेल का पतन करके इसे ध्वस्त करके एक ऐसी सामाजिक क्रांति की स्थापना करेंगे जिसके माध्यम से फ्रांस की क्रांति को एक उग्र रूप दिया जा सके और राजतंत्र को हटा करके लोकतंत्र को स्थापित किया जा सके। फ्रांस की क्रांति में सबसे ज़्यादा प्रभाव जो हुए हैं वो हुए व्यक्तिगत स्वतंत्रता में वृद्धि। यानी हर कोई स्वतंत्र है और अपने विचार विमर्श के हिसाब से कार्य कर सकता है, अपनी सोच के अनुरूप अपने कार्य को कार्यान्वित कर सकता है। दूसरा है राजनीतिक समानता को मान्यता। यानी राजनैतिक सिस्टम में
कुलीन लोग, पादरी लोग, सामंत लोग से बराबर ही एक नागरिक रहेगा। यानी इन लोगों में बिल्कुल समानता आ जाएगी। पादरी लोगों को ना तो प्रथम सदन में रखा जाएगा, ना द्वितीय सदन में। एक सदन होगा जिसमें जनता, सामान्य जनता आ सकेगी। सामान्य जनता की इच्छा के अनुसार उसे राजनैतिक अधिकार मिलेगा। एक मत एक व्यक्ति, एक मत एक वोट, एक मूल्य। इस हिसाब से फ्रांस की क्रांति में राजनीतिक समानता को मान्यता दी गई। जनता की संप्रभुता, तीसरी बात है जनता की संप्रभुता। जनता संप्रभु है। जनता अपने हिसाब से, अपने कार्य के अनुसार राजनैतिक निर्णय लेगी और राजनैतिक पद पर बैठे लोग जनता के माध्यम से चुने जाएंगे। और चौथा है राष्ट्रवाद का प्रादुर्भाव। यानी राष्ट्रवाद जो एक देश को जोड़ता है, एक देश को मजबूत करता है, यूनिटी और इंटीग्रिटी का महत्व प्रदान करता है, एक ऐसी राष्ट्रवाद का प्रादुर्भाव फ्रांस की क्रांति में आया। फ्रांस की क्रांति के माध्यम से लोगों की, जनता के दिलों में ये बात आई कि हमें अपने देश के लिए सब कुछ करना है, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित राष्ट्र के नाम हो। इस बात को इस राष्ट्रवाद का प्रादुर्भाव में सम्मिलित किया गया। फ्रांस की क्रांति को समझना वास्तव में 19वीं शताब्दी के बौद्धिक इतिहास को समझना है। जो तीन प्रमुख बातें थी वो है स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। यानी हर व्यक्ति स्वतंत्र रहेगा, हर व्यक्ति को समान अधिकार मिलेंगे और हर व्यक्ति को बौद्धिक, उसकी बुद्धि क्षमता के हिसाब से कार्य करने को मिलेगा और लोगों के बीच भाईचारे की स्थापना होगी, बंधुत्व की स्थापना होगी। धन्यवाद। जय हिंद।